हेलो गाइस, तो फिर से एक बार वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एक्स वाई जेड में। और जैसा कि हम आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जीके का प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं, ठीक है, कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज तक जो हमें 17 तारीख के तीनों शिफ्ट तथा 18 तारीख के 2 शिफ्ट के प्रश्न को हम देख चुके थे, ठीक है। आज का हमारा जो है तीसरा शिफ्ट का है, 18 तारीख के तीसरे शिफ्ट का, यानी कि पार्ट 6 हमारा वीडियो होगा, पार्ट 6 वीडियो, जिसमें कि 5 पार्ट में हम 156 प्रश्न को देख चुके हैं। आज हमारा 157 प्रश्न से होगा, ठीक है, शुरू। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा प्रश्न है, ब्लैडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो आपको बताना है ब्लैडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है। आइसलैंड में, न्यूजीलैंड में, पोलैंड में, ग्रीनलैंड में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पोलैंड, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोलैंड में स्थित है। और सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात करें तो वो सहारा रेगिस्तान है, ठीक है। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान। और सबसे गर्म रेगिस्तान की बात करें तो कालाहारी रेगिस्तान आपको याद रखना है। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा और सबसे गर्म रेगिस्तान कालाहारी। और ब्लैडा रेगिस्तान जो है वो ऑप्शन सी पोलैंड में स्थित है, ठीक है, पोलैंड। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न 158 नंबर, ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रॉलेट अधिनियम कब पारित किया था? इस अधिनियम में बिना मुकदमे के राजनीति नज़रबंदी की अनुमति दी गई थी। तो यह अधिनियम जो है 1919 में पारित किया गया था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1919 में। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है। यह पदार्थ क्या है? सेल्यूलोज है, क्यूटिन है, पैक्टिन है, लैंगिनिन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा पैक्टिन, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, कार्बन परमाणु के बारे में कार्बन का पावर 12 और नीचे 6 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ऑप्शन ए, इसमें 12 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन बी, इसमें 6 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है। ऑप्शन सी, इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है। ऑप्शन डी, इसमें 12 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। तो इससे जो है इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। यहाँ से आप पता लगा सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, 80 केजी की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकेंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति होगी। आपको बताना है कि 80 केजी की वस्तु 40 मीटर ऊंचा 50 सेकेंड में ऊपर उठाना है तो कितने शक्ति की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए 600 किलो जूल पर सेकेंड। ऑप्शन बी 3200 जूल पर सेकेंड। ऑप्शन सी 640 जूल सेकेंड। ऑप्शन डी 800 जूल पर सेकेंड। तो ये जो है इसमें जो है शक्ति की आवश्यकता 640 जूल पर सेकंड की आवश्यकता होगी। इसके आप निकाल सकते हैं। हमें क्या पूछा है? शक्ति पूछा है, यानी कि हमें P पूछा है। P इज इक्वल टू mgh/T और हमें m दिया हुआ है द्रव्यमान 80 kg, ठीक है। तो हम यहाँ 80 लिखेंगे। और वस्तु 40 मीटर की ऊंचाई, हाइट जो है 40 मीटर है। और g हमारा गुरुत्वीय त्वरण 9.8, इसका जो वैल्यू होता है 9.8, लेकिन हम लगभग इसमें 10 लेंगे, ठीक है। और 50 सेकंड के लिए जब हम इसे इंटू करके और 50 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 640 आएगा, ठीक है, 640, जो कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 162 नंबर, इक्का एल्युमिनियम को आधुनिक आवेद सारणी में किस धातु के रूप में नामित किया गया है? स्कैंडियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, जर्मेनियम। तो इसे जो है गैलियम धातु के रूप में नामित किया गया है, गैलियम। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, गैलियम। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वस्तु 4 मीटर विस्थापित होता है तो किया गया कार्य होगा 15 जूल, 240 जूल, 200 जूल, 60 जूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन बी कैसे होगा? तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं कि हमें क्या पूछा गया है, कार्य W। तो W इज इक्वल टू F(s) इंटू cos थीटा, ठीक है। तो F दिया हुआ है हमारा 60 न्यूटन और S भी दिया हुआ है 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर। और cos 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1 होता है। और जब 6 × 24 240 हमारा आंसर हो जाएगा इसे सॉल्व करने पर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 240 जूल। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 164 नंबर, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले DNA के भाग को कहा जाता है? क्रोमोसोम, नाभिक, केंद्रक, जीन। तो इसे जो है जीन कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीन। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने DNA के भाग को जीन कहा जाता है। हमारा अगला नंबर प्रश्न 165 नंबर, कौन सा शहर है जो भारत का पहला शहर है
जिसमें अपने यहाँ के वाहनों पर उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले ईंधन के आधार पर रंगीन होलोग्राम युक्त स्टिकर चिपकाने की व्यवस्था की है। बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला नंबर 166 नंबर प्रश्न है, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। आपको स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला बताना है कि स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो होता है पोटेंशियल एनर्जी का mgh। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, जिसका सूचित करता है m जो है m आपका द्रव्यमान सूचित करता है द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वीय और h जो है हाइट। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, सॉरी जी आपका गुरुत्वाकर्षण बल को सूचित करता है और एच हैट एम द्रव्यमान। ठीक है, और आपका काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑप्शन डी के बराबर 1/2 mv² होगा। ठीक है, 1/2 mv², जहाँ एम द्रव्यमान और वी वेग को सूचित करता है। हमारा अगला नंबर प्रश्न 166 नंबर, काला जात के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। तो आपको बताना है काला जात का उत्तरदायी जीव की उत्पत्ति का कारण कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, अधोमुखी युग्मक विखंडन। ठीक है, अधोमुखी युग्मक विखंडन इसका कारक हो जाएगा। तो काला जात किसके कारण होता है। काला जात आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ के कारण काला जात होता है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 168 नंबर, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाएं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु कितने कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो 6 कार्बन अणु कितने कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और साथ ही यदि बात करें गंगा सागर परियोजना, तो गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। चंबल नदी में। और सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी में। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है 170, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के 2 बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा। ये आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। तो आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी 15 न्यूटन। ठीक है, 15 न्यूटन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 171, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है आभासी लेकिन धुंधला, आभासी और बड़ा, वास्तविक लेकिन उल्टा, वास्तविक और बड़ा। तो अवतल दर्पण का प्रतिबिंब जो है वो आभासी और बड़ा होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आभासी और बड़ा, इसलिए इसे दांत, कान और नाक के चिकित्सक डॉक्टर उपयोग करते हैं। ठीक है, और साथ ही इसका उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में और दाढ़ी बनाने के बड़े से दर्पण में उपयोग किया जाता है। ठीक है, और हमारा अगला नंबर प्रश्न, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार घटता है, समान रहता है, पहले बढ़ता है और फिर घटता है, बढ़ता है। तो सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर जो परमाणु आकार जो है वो घटता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, घटता है। क्लोरीन की परमाणु संख्या की बात करें तो वह 11 होता है। परमाणु संख्या सोडियम का 11। ठीक है, और क्लोरीन का 17। आपको याद रखना है, सोडियम का 11 परमाणु संख्या और क्लोरीन का 17 परमाणु संख्या होता है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है। सफ़ेद, नीला, स्लेटी, काला। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो उसके अवक्षेप का रंग जो है सफ़ेद होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सफ़ेद। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, त्वरण की विमा होती है। तो त्वरण की विमा जो है L1m0t-2 होता है। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है, दो सतहों के बीच सतह की अभिन्नताओं के परिणाम स्वरूप होता है घर्षण, आवेग, बला, गुण, तनाव। तो इसका जो होगा घर्षण। ठीक है, घर्षण करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 175 का घर्षण। और एक बात याद रखनी है, घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होता है। ठीक है, घर्षण बल की दिशा जो है सदैव वस्तु के गति की दिशा के विपरीत होता है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, खाली स्थान एक जटिल अस्थायी ऊतक है। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा एक जटिल अस्थायी ऊतक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, जाइलम। ठीक है, जाइलम एक अस्थायी जटिल ऊतक है। ठीक है, जाइलम अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। अस्थायी ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक तो जाइलम और दूसरा फ्लोएम। ठीक है,
फ्लोएम, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम दो जटिल अस्थायी ऊतक हैं। दो या दो से अधिक ऊतकों से बने ऊतक को जटिल अस्थायी ऊतक कहते हैं, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 177 का। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? फोर्ट सेंट एंग्लो, फोर्ट सेंट लुइस, फोर्ट सेंट पीटर, फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों ने सबसे पहला किला जो है निर्मित किया था वो था फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज। और इसके साथ ही आपको याद रखनी है कि फोर्ट विलियम जो है कहाँ स्थित है, तो यह कोलकाता में स्थित है, ठीक है, कोलकाता में स्थित है। और फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है, तो यह मद्रास में स्थित है, आपको याद रखनी है। हमारा अगला नंबर प्रश्न 178 नंबर। अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? अवनी चटर्जी, अवनी चतुर्वेदी, अवनी चौटाला, अवनी चौधरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, अवनी चतुर्वेदी। ये सारे जहाँ नाम है आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं। इसका रियल नाम जो है वो अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन बी। अवनी चतुर्वेदी जो है वो फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी, ठीक है, अकेले उड़ाने वाली फाइटर महिला बनी थी। और साथ ही यदि वायुसेना की बात करें, वायुसेना में प्रथम महिला पायलट जो है वो हरिता कौर दयाल बनी थी, ठीक है। और अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे प्रथम महिला तो कल्पना चावला, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 179। निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बताना है। ऑप्शन ए CH2, ऑप्शन बी C2H2, ऑप्शन सी C2H4, ऑप्शन डी C2H6। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है निम्न में से वो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, C2H6, ठीक है। C2H6 जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है निम्न दिए गए ऑप्शन में से, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन निकालने का सूत्र का बात करें तो मतलब क्या होता है, C2H2N+2, ठीक है। याद रखना है C2 नहीं CnH2N+2, आपको याद रखनी है CnH2N+2, संतृप्त हाइड्रोकार्बन निकालने का सूत्र, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 180 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरीन, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न 181 नंबर। एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा प्रयोग किया गया, जूल में इस ऊर्जा का मात्रा क्या होगा? तो आपको बताना है कि किसी घर में 150 यूनिट का ऊर्जा खपत किया गया है तो उसका जूल में जो है उसका मान क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 5.4 × 10⁸ जूल, ठीक है। अब ये कैसे आया, तो हम जानते हैं कि 1 वाट सेकेंड बराबर होता है 1 जूल, ठीक है, 1 जूल। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 1 यूनिट बराबर हमारा कितना होगा, 3.6 × 10⁵, ठीक है। इतना हमारा इतना जूल होगा, 1 यूनिट बराबर इतना जूल, 3.6 × 10⁵। और जब हम 1 यूनिट 150 यूनिट खपत हुआ है, 1 यूनिट बराबर इतना है, तो हम 150 यूनिट को 3.6 में इंटू कर दें, यानी कि 3.6 × 10⁵ × 150, तो हमारा कितना आ जाएगा, 5.4 × 10⁸, ठीक है। और हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 × 10⁸ जूल, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है? तो आपको बताना है निम्न में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हीलियम, ठीक है, हीलियम, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे हल्का और सबसे ज्वलनशील तत्व है हीलियम, आपको याद रखना ऑप्शन डी। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता होती है, तो उसकी संयोजकता कितना हो जाती है, 0 हो जाता है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 0, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, उस भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है जो विश्व में चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और मौसम और जलवायु अनुसंधान संबंधी कार्यों में सक्षम है? तो उसका जो नाम है वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रत्यूष, ठीक है, प्रत्यूष चौथा कंप्यूटर है, विश्व का जो चौथा कंप्यूटर है उसका नाम प्रत्यूष है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 185, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में जो है हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। और आज का यह हमारा जो है लास्ट प्रश्न था। तो हम फिर मिलते हैं अगले पार्ट को अगले 19 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के वीडियो में। तो
यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही प्रीवियस पेपर को करने के लिए। और साथ ही में इसका यदि पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक जो देखने को मिल जाएगा वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखते रहिए स्टडी।